इमेजिन करो कि आप एक ऐसी जगह में रहते हो जहां पर कि ब्यूटी ही सब कुछ हो। यानी कि बंदे की जॉब से लेकर उसके करियर तक सिर्फ उसकी ब्यूटी के अकॉर्डिंग उसे दिया जाए, और जो लोग दिखने में अच्छे ना हो उन्हें जेल में भेज दिया जाए। एनीमे के स्टार्टिंग में हम चिड़िया को देखते हैं जिसके बगल में काफ़ी बदसूरत वाली चिड़िया बैठ जाती है, जिस पर कि वो उसे धक्का देकर उसका ऊपर का टिकट काट देती है। अब हमें हमारा मैन कैरेक्टर दिखाया जाता है, यानी कि उसका नाम रेन होता है। रेन आज अपनी जॉब के इंटरव्यू के लिए जा रहा है। वो हमें यह भी बताता है कि इस दुनिया में जो लोग ज़्यादा खूबसूरत हैं उन्हें ऊपर का दर्जा दिया जाता है, और हम जैसे लोग यानी कि जो मीडियम हैं, हमारी ज़िंदगी बिल्कुल मिडिल क्लास के बराबर है। रही बात जो लोग सबसे ज़्यादा बदसूरत हैं, उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि रेन अपनी बहन से कहता है कि वह घर से बाहर ना निकले, वह जल्दी घर पहुंच जाएगा। जब वो रास्ते में जा रहा होता है तो वह एक पुलिस ऑफिसर को देखता है जो कि एक काफ़ी बदसूरत बंदे के पीछे पड़े होते हैं। वे उसे अरेस्ट कर लेते हैं और उसके बाद उसे काफ़ी कूटते हैं। ये कहते हैं कि वो अच्छा नहीं दिखता, इसलिए वो उसके ऊपर उम्र कैद की सज़ा डाल देते हैं। इस बात पर वहाँ भीड़ जमा हो जाती है और वो उस बंदे को काफ़ी बुरा सुरा सुनाने भी लगते हैं। हम एक लेडी को देखते हैं जो कि टीवी में यही वाली न्यूज़ देख रही होती है। वह अपने बेटे को कहती है कि हम लोगों का जितना घर में रहना सुरक्षित है उतना बाहर नहीं है। यहाँ रेन इन सारी चीज़ों को इग्नोर करने लगता है, क्योंकि अब तो ये सब कुछ रोज़ का हो चुका था। वो लोगों को बदलना चाहता था, बट वो क्या ही कर सकता था। वो अपने इंटरव्यू के लिए जाता है जहाँ पर कि वो पास हो जाता है। ये खुशी ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकती जब उसे पता चलता है कि वो लोग उसे नौकरों से भी बदतर काम कराते हैं, बिल्कुल 24 घंटे। उसकी सुपरवाइज़र, जो कि काफ़ी ज़्यादा खड़ूस थी, वो रेन को हर बार डांटती थी और उसकी बेइज्जती करती थी। उसके लुक्स को लेकर वो उससे ये भी कहती कि उसकी वजह से उसकी 2 क्लाइंट्स ने उनका ऑर्डर कैंसिल कर दिया, और इवन कि वो उसे इतना ज़्यादा बुरा सुरा सुनाती है कि तुम जैसे लोगों का इस दुनिया में रहना बिल्कुल भी सही नहीं है। मैं तो बस यही प्रे करती हूँ कि एक टाइम पर तुम जैसे लोग बिल्कुल ख़त्म हो जाएं, और आखिर ये दिन कब आएगा। उसकी बातों पर हम देखते हैं कि रेन को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है, और अब जब वो अपने काम को लेकर काफ़ी ज़्यादा थक चुका था, वो रास्ते से जा रहा होता है कि तभी उसे उसकी सुपरवाइज़र दिखाई देती है। वो रेन को उसका घर साफ करने के लिए भी कहती है, अब जिस पर रेन को वही करना पड़ता है। वो उसके बर्तन से लेकर उसके बाथरूम तक भी साफ करता है, लेकिन जब वो उसका पैर गलती से दबा देता है तो वो उसे धक्के मारकर अपने घर से बाहर निकाल देती है। गिरते पड़ते वो आज की कमाई से अपनी बहन के लिए दुकान से जब चिकन लेकर जा रहा होता है और वो घर पहुंचता है, उसकी बहन उससे पूछती है कि आखिर मैं कब बाहर जाऊंगी, जिस पर रेन उसे उम्मीद दिलाता है कि जरूर एक दिन हम भी बाकी लोगों की तरह रोड में पूरी इज्जत के साथ चल पाएंगे। अगले दिन जब वो अपने काम पर जा ही रहा होता है तो वो देखता है कि मेट्रो में भी सिर्फ उन्हीं लोगों को सीट दी जा रही थी जो कि खूबसूरत थे, और बाकी नॉर्मल और अगली लोगों को वो लोग सीट तक भी नहीं देते। रोड क्रॉस करने में भी कुछ ऐसे ही रूल्स थे। जब रेन रास्ते से जा ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर ब्यूटी क्वीन आकर अचानक से ब्रॉडकास्ट देने लगती है, आज कुछ लोग प्लास्टिक सर्जरी कराते हुए पकड़े गए हैं, और उन्हीं लोगों के सामने वो उन सारे लोगों को मार देती है। वो उन सब से कहती हैं कि कोई भी अपनी अपीयरेंस को नहीं बदल सकता, और जो भी ऐसा करना चाहेगा उसे मौत दी जाएगी और कुछ भी नहीं। यहाँ रेन जब अपने ऑफिस में पहुंचता है तो उसकी सुपरवाइजर, जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है, उसको देखकर रेन उसके कदमों में लेट जाता है, क्योंकि वो उसका कॉल उठाना भूल गया था। यहाँ पर उसकी सुपरवाइज़र, जिसका नाम चाओ होता है, वो उसके ऊपर बहुत गुस्सा करती है, और उसकी बकवास सुनने के बाद जब वो अपने घर पहुँचता है तो उसे अपने दरवाजे के सामने एक तरह का कार्ड दिखाई देता है। वहाँ पर किसी जगह की लोकेशन लिखी होती है। अगले दिन वह उसी लोकेशन में पहुँच जाता है जो कि असल में एक पब्लिक टॉयलेट था। वहाँ जाने के बाद वह उस टॉयलेट के चारों तरफ ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ भी चीज़ नहीं दिखाई देती। जब उसे लग रहा होता है कि शायद किसी बंदे ने उसके साथ प्रैंक करा है, तभी अचानक से उसी टॉयलेट के नीचे की ज़मीन उसे एक अंडरग्राउंड प्लेस में ले जाती है। वहाँ अंधेरे में हम देखते हैं कि रेन को कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। इस वजह से वह एक तरह की इनविजिबल वॉल से टकरा जाता है। वहाँ पर सिक्योरिटी कैमरा उसे पहले स्कैन करते हैं, और जब उसके हाथ में वही वाउचर नोटिस करते हैं तो वह उसे एक अलग ही फ्लोर में पहुँचा देते हैं। वहाँ उसे मिलते हैं डॉक्टर मचेटे,
इससे पहले कि रैन उनसे कुछ पूछे कि आखिर उसने उसे यहाँ क्यों बुलाया, डॉक्टर मचेटे अपने औजारों को बाहर निकाल देता है। वेल, इससे पहले उस जगह में सीबीआई ऑफिसर्स भी आ जाते हैं जो कि डॉक्टर मचेटे को अरेस्ट करने के लिए आए थे। लेकिन डॉक्टर मचेटी काफी ज्यादा चालाक था, वह उस जगह से भाग जाता है। यहाँ दूसरी तरफ हम उस कैप्सूल में रेन को देखते हैं। जब वह बाहर निकलता है तो उन ऑफिसर्स के ब्यूटी डिटेक्टर डिवाइस फेल हो जाते हैं। रेन जब अपने आप को एक टूटे हुए मिरर में देखता है तो वह काफी ज्यादा हैरान होता है कि डॉक्टर मचेटी ने उसको एक लड़की में कन्वर्ट कर दिया। अब इसके बाद रेन उस जगह से निकलने के लिए बाहर जाने लगता है, जो रास्ता डायरेक्ट रोड के सीवर से निकलता है। जब वह जैसे ही बीच रोड में निकलता है तो सब लोग उसे देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं और इवन सब लोग उसके प्यार में पड़ जाते हैं। पूरी सड़क की जितनी भी पब्लिक होती है वह उसके कदमों में आकर झुक जाती है। इवन हर बड़े से बड़ा ब्रांड वाला पर्सन उसे अपना मॉडल बनाना चाहता था। वो उसे हर तरह के कपड़े और हर तरह की सुविधाएं देने के लिए भी तैयार थे। नए कपड़े पहनकर जब रेन अपने ऑफिस की तरफ निकलता है तो वह उन सब से जॉब मांगता है, जिस पर कि वह लोग उसे उस कंपनी का सीईओ बना देते हैं। उसकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट हो रही थी, उसे अपनी नई लाइफ काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। वह उस जगह में उसी सुपरवाइज़र चाओ को बुलाता है। जैसे ही चाओ उसके पास पहुंचती है तो उसकी खूबसूरती को देखकर वह भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाती है। वह उससे उसका नौकर बनने के लिए भी तैयार हो जाती है। अब जिस पर यहाँ पर रेन ऑर्डर देता है कि वह कदमों के बल उसके सामने झुक जाए, वह ऐसे ही करती है। वह जमीन में अपनी नाक तक भी रगड़ती है, लेकिन उसे थोड़ी सी भी बेइज्जती महसूस नहीं होती। वेल, हम देखते हैं कि वह इन सारी चीज़ों को एंजॉय कर रही होती है। इस पर रेन काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। वह देखता है कि लोगों की मेंटालिटी कुछ ऐसी बन चुकी है कि लोग जो सिर्फ खूबसूरत होते हैं उनके सामने कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। यहाँ पर चाओ उससे कहती है कि प्लीज़ मुझे अपना बॉडीगार्ड बना दो, क्योंकि मुझे पता है कि आने वाले टाइम पर आप ही हमारे यहाँ की क्वीन बनने वाले हो। रेन क्वीन बनने के लिए सोचता है और कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो मैं इस दुनिया को बदल सकता हूँ। मैं अपनी बहन को उसकी एक नई जिंदगी बना सकता हूँ। दूसरे सीन में हम ब्यूटी क्वीन के 4 गार्ड्स को देखते हैं। असल में वह उसके काफ़ी स्पेशल गार्ड्स थे। वह आपस में रेन के बारे में बातें कर रही होती है। वह एक दूसरे से डिसाइड करते हैं कि इस बारे में जितना हो सके वह क्वीन से इस बात को छुपाएंगे। हमें कैसे भी करके उस लड़की को ख़त्म करना ही होगा। दूसरी तरफ न्यूज़ में रेन देखता है कि जितने भी शहर के सबसे ज़्यादा बदसूरत लोग हैं उन्हें एक अलग ही आइलैंड में शिफ्ट किया जा रहा है और लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए उन्हें धीरे धीरे करके मारा जाएगा सबके सामने। वेल, इसके बाद रेन, जो कि चाओ के सामने उसे ये फील करा रही होती है कि वह भी बदसूरत लोगों से नफरत करती है और वह खुद राज करके उन लोगों को बिल्कुल ख़त्म करना चाहती है, जिस पर चाओ भी उसकी बातों से सहमत होती है और वह उसका दिल जीत लेती है। इसी बीच रेन उससे पूछता है कि आखिर वह उस नए आइलैंड में कैसे घुस सकती है, जिस पर चाओ बताती है कि यह काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि वहाँ की सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा हाई है, लेकिन शायद तुम्हारी खूबसूरती उस ब्यूटी कैमरों को मात दे पाए। वेल, जब वह इसी बारे में रिसर्च करने के लिए लाइब्रेरी में पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि यह सब कुछ तो एक तरह के डिवाइस का कमाल है। इससे पहले कि वह और कुछ जान पाती, उन्हें छत से आवाज़ें सुनाई देने लगती है और वहाँ की लाइट्स भी कट जाती है। जब वे दोनों छत पर पहुँचते हैं तो चाओ रेन को बताती है कि यह लड़की और कोई नहीं बल्कि क्वीन की 4 बॉडीगार्ड्स में से एक है, यानी कि सबसे ज़्यादा पावरफुल। उसे देखकर वह काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है। यहाँ वह लड़की कहती है, क्या तुम वही लड़की हो जो हमारी क्वीन को मात देना चाहती हो अपनी खूबसूरती से? बट मुझे नहीं लगता, क्योंकि तुम मेरी खूबसूरती के सामने कुछ भी नहीं हो। और रही बात ब्यूटी क्वीन की, तो इसके बाद वो अपने ब्यूटी डिटेक्टर्स कैमरों को ऑन कर देती है और बताती है कि इन कैमरों को खुद ब्यूटी क्वीन ने अपने हाथों से बनाया है। जो भी हम दोनों में से सबसे ज़्यादा अगली होगा उसको इनमें से एक कैमरा मार देगा। वेल, यहाँ पर वे कैमरे डिटेक्ट करते हैं कि रेन की ब्यूटी लगभग 4 स्टार में है और दूसरी तरफ उस लड़की की, यानी कि ब्राइड की ब्यूटी लगभग 4.5 है। अब इससे पहले कि वह कैमरा रेन को ख़त्म करे, हम देखते हैं कि रेन सीधा उसके सामने के फ्लैश लाइट्स का प्लग निकाल कर बंद कर देती है, जिसके बाद उसके मुंह पर लाइट्स पड़ नहीं रही थीं और ना ही वह खूबसूरत लग रही थी। उसकी रेटिंग 4.5 से गिरकर 1 पे पहुंच जाती है, जिसके बाद ड्रोन ब्राइड को वहीं पर ही ख़त्म कर देते हैं। उसके मरने के बाद रेन को उसके पास से एक एम्बलम का पीस दिखाई देता है, यानी कि शायद इन टुकड़ों को जोड़कर एक तरह की चाबी बन सकती है जो कि शायद भविष्य में उसके काम आए। वेल, इसके बाद वह चाओ से कहती है
कि उसे उसी आइलैंड में जाने का रास्ता जानना है। दूसरी तरफ हम उस आइलैंड में देखते हैं जहां पर पुलिस ऑफिसर्स कैसे उन बदसूरत लोगों को ट्रीट कर रहे थे, बिल्कुल पूरी तरह जैसे कि उन्होंने बहुत बड़ा क्राइम किया हो। अंदर हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जिसका पोता उससे पूछ रहा होता है, दादाजी क्या हम कभी इस जगह से बाहर जा पाएंगे और औरों जैसी जिंदगी जी पाएंगे? तो उसके दादाजी कहते हैं, नहीं, ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। हमें शायद हमेशा से इसी जगह में रहना होगा। हम इसी जगह के लिए बने हैं। बाहर हम रेन को देखते हैं जो उस जगह में पहुंच जाती है और अपने ड्रोन से उन सारे ऑफिसर्स को खत्म करने लगती है जो भी उसके रास्ते में आ रहे थे। वह उस जगह तक पहुंच जाती है जहां पर जैसे ही वह बटन दबाती तो सारे के सारे कैदी उस जगह से छूट जाते। तभी वहां एक और बंदी आ जाती है। वह भी ब्यूटी क्वीन की बॉडीगार्ड्स में से एक थी। हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहां पर जब उन तीनों को इस बात की खबर मिलती है कि उनकी साथी मारी जा चुकी है तो वे नया प्लान बनाते हैं। वे ये सोचते हैं कि शायद वह कमजोर थी, इसलिए उस लड़की ने उसे मार दिया। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहां हम उसी लड़की को देखते हैं। वह लड़की रेन से कहती है, तुम ब्यूटी क्वीन के बनाए हुए रूल्स को नहीं तोड़ सकती। और उसके आते ही उस जगह पर काफी ज्यादा फूल भी पहुंच जाते हैं। हम देखते हैं कि वह लड़की भी कितनी ज्यादा खूबसूरत है। वह लड़की रेन को अपने आप से इंट्रोड्यूस कराती है और कहती है, मेरा नाम में है। और यहाँ पर वह भी अपने ब्यूटी डिटेक्टर्स कैमरों को लेकर आई होती है और कहती है, आज तुम्हारा काम तमाम होकर ही रहेगा। तभी हम रेन को देखते हैं जो कि ब्राइट के छोड़े हुए डिवाइस की मदद से अपने कपड़ों को चेंज कर देती है, जिसके बाद ब्यूटी कैमरे बाहर निकलकर रेन को डिटेक्ट करने लगते हैं। वे उसकी रैंक बिल्कुल 5 आउट ऑफ 5 दिखाते हैं और दूसरी तरफ उस लड़की की यानी कि मे की रैंक 2.5 होती है, जिस पर ईमी कहती है, सब्र करो, मेरा भी ट्रांजिशन होने दो। इसके बाद वह अपनी पावर से अपने आप को और भी ज्यादा खूबसूरत बना देती है अपने फूलों के साथ, लेकिन तब भी वह रेन की बराबरी नहीं कर पाती। उसकी रैंक अभी भी मे से कम थी, लेकिन तभी अचानक से रेन देखता है कि वातावरण में कुछ गड़बड़ है। मे के फूलों में कुछ मिला हुआ था और उसकी स्पेल की वजह से रेन को तकलीफ हो रही थी। रेन अपने मुंह को बंद करने लगती है, जिससे कैमरे उसकी रैंक नहीं बता पाते और उसकी रैंक कम ही दिखा रहे थे। लेकिन यहाँ पर रेन उसकी चाल उसी के पर इस्तेमाल करती है और उन फूलों को उसकी तरफ फेंक देती है, जिससे मैं जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसकी रैंक रेन की ब्यूटी रैंक से भी काफी कम हो जाती है। इससे पहले कि कैमरे में को मार डाले, वह जान की भीख मांगने लगती है और रेन से कहती है, मैं तुम्हारी नौकर बनने के लिए तैयार हूँ, पर कृपया मुझे बचा लो। रेन उसे बचाने के लिए कैमरे बंद कर देती है। यहाँ में उसे बताती है, भले ही मैं तुम्हारा साथ दूंगी, लेकिन कोई फायदा नहीं है। ब्यूटी क्वीन मुझसे लाख गुना ज्यादा सुंदर है, उसके सामने तुम नहीं टिक पाओगी। लेकिन रेन को उसकी बातें बकवास लगती हैं। इससे पहले कि वह सारे कैदियों को छुड़ाने के लिए बटन दबाती, चाओ आकर उसे रोक देती है और कहती है, कृपया ऐसा मत करो। रेन उससे कहती है, क्यों? अभी सही समय आ चुका है उन्हें छुड़ाने का। चाओ जवाब देती है, इस चीज का कोई फायदा नहीं है, उन्हें उनके कैदखाने में बंद रहने दो, इसी में भलाई है, हमारी भी और उनकी भी। रेन गुस्से में आकर कहती है, क्या तुमने खुद महसूस किया है कि अगली होना कितना ज्यादा बुरा लगता है? वो लोग इसमें दोषी नहीं है, गलती तो हमारी है जो उन्हें ऐसे ट्रीट करते हैं। उन्हें भी अच्छी जिंदगी जीने का हक है। चाओ समझाने की कोशिश करती है, जो सिस्टम इतने सालों से चला आ रहा है वो इतने आसानी से बदल नहीं सकता, उसे अब नहीं बदला जा सकता। लेकिन रेन अपने ड्रोन को एक्टिवेट कर देती है, जिससे चाओ की ब्यूटी रेन के सामने कुछ भी नहीं रह जाती और उसे वहीं मार दिया जाता है। चाओ के आखिरी शब्द थे, जो जैसे चल रहा है उसे चलने दो। गुस्से में आकर रेन मशीन में प्रिजनर्स को छुड़ाने का बटन दबा देती है और बाहर आकर सारे प्रिजनर्स से कहती है, आज से आपकी नई जिंदगी शुरू होने वाली है, आप अपने मतलब का कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे उस आइलैंड में पूरी तबाही मच जाती है। जैसा उसने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं होता। लोग आज़ादी की खुशी में भगदड़ मचाने लगते हैं। उन्हें इतने दिनों से खाना नहीं मिला था, इसलिए वे खाने के लिए एक दूसरे को पीटने लगते हैं और स्थिति बिगड़ जाती है। ब्यूटी डिटेक्टर्स कैमरे सारे बदसूरत लोगों को मारने लगते हैं जो उनसे भी ज्यादा बदसूरत थे। दूसरी तरफ जो लोग सबसे ठीक ठाक दिखते थे उन्हें उस जगह का राजा बना दिया जाता है और सारे लोग उसके सामने झुकने लगते हैं। ये सब रेन और मे देख रही होती है तो रेन कहती है,
मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं था। चीजें कैसे बदल गईं? ये लोग तो ऐसे ही ट्रीट कर रहे हैं जैसे शहर में सुंदर लोग बदसूरत लोगों के साथ करते हैं। मैं उसे बताती है। वैसे भी उन्हें पता है कि घर से जाने से कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए वे इस आइलैंड में अपना नया किंगडम बनाना चाहते हैं। रेन काफी कंफ्यूज होने लगती है और उसे अपनी डिसीजन पर संदेह होने लगता है कि उसने सही किया या नहीं। आखिर वह स्थिति को कैसे बदल सकती है। यहाँ में उसे एक पैद देती है और कहती है, ऐसे 4 पीसेस हर ब्यूटी क्वीन की बॉडीगार्ड्स के पास थे। इनमें से 2 तुम्हारे पास हैं, बाकी के 2 तुम्हें चाहिए होंगे। इसकी मदद से तुम ब्यूटी क्वीन के बनाए हुए सिस्टम को तोड़ सकती हो, जिससे लोगों की मेंटालिटी खुद ही बदल जाएगी। अगले दिन हम सिटी में 2 महिलाओं को देखते हैं जो कि आपस में झगड़ रही होती हैं कि आखिर उन दोनों में से कौन खूबसूरत है। अब उस जगह पर ब्यूटी क्वीन का बनाया हुआ कैमरा भी पहुंच जाता है, जो उन दोनों को अटैक करके उनमें से जो सबसे ज्यादा बदसूरत था उसे उसी जगह खत्म कर देता है। दूसरी तरफ हम रेन को देखते हैं, जिसकी कंपनी के साथ कई कंपनियां काम करना चाहती थीं, जिससे उसकी इमेज पूरे देश में रॉकेट की तरह फैल रही थी। रिपोर्टर्स भी उसे अपनी न्यूज़ में ले रहे थे, जैसा कि घर में बैठी हुई मिंग यानी कि रेन की बहन भी देख रही होती है। रेन न्यूज़ में सारे लोगों को बता रही होती कि खूबसूरती शक्ल में नहीं बल्कि उनकी अंदर होती है। यहाँ हम मिंग के बगल में रेन का छोड़ा हुआ एक लेटर देखते हैं, जिसमें उसने कहा था कि उसकी 1 महीने की बिजनेस ट्रिप है, इसलिए शायद उसे आने में लेट हो जाए, लेकिन तब तक वह घर में रह सकती है। उसी समय हम देखते हैं कि रेन अपने नए घर में नहा रही होती है और सोच रही होती है कि आखिर डॉक्टर मचेटी ने उसे एक लड़की में कैसे बदल दिया और उसका मकसद क्या है। क्या जो वह कर रही है वह सही है? इस जगह में मे भी पहुंच जाती है। वह रेन को बताती है कि ब्यूटी क्वींस के अब सिर्फ 2 ही बॉडीगार्ड्स बचे हुए हैं। क्या तुम सच में उनसे दुश्मनी मोल लेना चाहती हो? क्या तुम सच में ब्यूटी क्वीन के साथ लड़ाई करना चाहती हो? इस पर रेन कहती है कि हाँ, मैं पूरी दुनिया को बदलना चाहती हूँ। मुझे पता है कि मैं अब कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करूंगी, बल्कि सोच समझ कर करूंगी, क्योंकि हमने पहले ही चाव को खो दिया है। उसने हमें समझाने की कोशिश की थी, लेकिन हम नहीं समझे। जब मैं बाथरूम से बाहर जाती है तो वह सोच रही होती है कि रेन का सोचने का तरीका बिल्कुल ब्यूटी क्वीन की तरह है। 3 साल पहले भी वह ऐसे ही सोचती थी, लेकिन बाद में उसकी पूरी पर्सनालिटी ही बदल गई। नहाने के बाद जब रेन खाना खाने के लिए आ रही होती है तो उसे काफ़ी अंधेरा लगता है और सही महसूस नहीं होता। असल में उसके सामने एक बंदी खड़ी थी जो ब्यूटी क्वीन की 4 बॉडीगार्ड्स में से तीसरे नंबर वाली थी। उसका नाम मिंग होता है। रेन जब कमरे की लाइट जलाकर उसे देखती है तो काफ़ी हैरान होती है, क्योंकि मिंग के हाथ में एक बॉक्स था। मिंग रेन से कहती है, तुम सरेंडर कर दो, नहीं तो तुम मारी जाओगी। लेकिन रेन उसके सामने झुकने के लिए तैयार नहीं थी। तभी अचानक से उस जगह की खिड़की तोड़कर 3 डिटेक्टिव कैमरे भी पहुंच जाते हैं, जो उन दोनों को रेड करने वाले थे। हम देखते हैं कि एक बार फिर से रेन की रेटिंग मिंग से काफी ज्यादा होती है, लेकिन मिंग अपना मेकअप बॉक्स निकालती है और जैसे ही वह अपने मुंह पर मेकअप करती है वह काफी ज्यादा खूबसूरत बन जाती है। रेन को थोड़ा संदेह होता है, लेकिन उसे अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस था कि बिना मेकअप के भी वह काफी सुंदर दिख रही होगी। मिंग उससे कहती है, किसने कहा कि तुम सुंदर हो? तुम तो अभी नहा के आ रही हो। मेरे मेकअप के सामने तुम्हारी खूबसूरती कुछ भी नहीं है। और होता भी ऐसा ही है। कैमरे रेन पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, जिस पर रेन वहां से भागने लगती है। मिंग कहती है, अब भागने का कोई फायदा नहीं है, मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैंने तुम्हें पहले ही वार्निंग दी थी। रेन के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वह टेबल के नीचे छुप जाती है, जिससे कैमरे उसे डिटेक्ट नहीं कर पाते। अब जैसे ही उस कमरे में मिंग के अलावा कोई और नहीं था, कैमरों का फोकस मिंग पर हो जाता है। लो एंगल से देखने पर उन्हें पता चलता है कि मिंग की खूबसूरती एक बूढ़ी औरत की तरह है और उसकी रेटिंग कम हो जाती है। इसके बाद कैमरे अपने लेजर से उस पर अटैक करते हैं और मिंग को एहसास हो जाता है कि उसका आखिरी समय आ गया है। मिंग के मरने के बाद उसका मेकअप बॉक्स और टोकन का एक टुकड़ा नीचे गिरता है, जिसे रेन अपने पास रख लेती है। दूसरी तरफ हम ब्यूटी क्वीन की बची हुई आखिरी बॉडीगार्ड को देखते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाती है कि आखिर उनकी तीनों बॉडीगार्ड्स अचानक से उस रेन के सामने कैसे हार गईं। वह इन सारी बातों को ब्यूटी क्वीन को भी बता रही होती है, जिस पर ब्यूटी क्वीन उसे ऑर्डर देती है कि वह जल्दी से जल्दी उस लड़की को ढूंढे। वह आखिरी बची हुई बॉडीगार्ड अपनी पूरी कोशिश कर रही होती है। तभी हम देखते हैं कि रेन उस जगह में बैठी होती है। मैं उसके पास आती है और उसे बताती है कि उसे आखिरी बची हुई बॉडीगार्ड का लोकेशन पता चल चुका है, लेकिन उस जगह में जाना काफ़ी खतरनाक हो सकता है। लेकिन रेन उस रिस्क को लेने के लिए तैयार होती है। इसके बाद
वह उस बिल्डिंग में पहुंच जाती है। अंदर जाने के बाद उन्हें काफी अजीब लगता है। रिसेप्शनिस्ट रेन को रास्ता दिखाती है और बताती है कि उसे किस फ्लोर में जाना है। जैसे ही रेन उस एलिवेटर में जाती है, सेक्रेटरी मे को रोक देती है और कहती है कि उसने सिर्फ रेन को ही आने की इजाज़त दी है, जिस पर रेन तैयार हो जाती है और मे को वहीं रुकने के लिए कहती है। रेन जैसे ही फ्लोर में पहुंचती है, अचानक से उसका एलिवेटर हिलने लगता है। वह काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है क्योंकि लिफ्ट भी नहीं खुल रही थी। तभी पीछे से उसे लाइट दिखाई देती है और वहाँ वही चौथी बॉडीगार्ड मौजूद होती है। रेन उससे कहती है कि वह उसे अपना आखिरी बचा हुआ पीस दे दे, नहीं तो उसे उसके साथ लड़ाई करनी होगी। अब हम देखते हैं कि रेन अपना ट्रांसफॉर्मेशन कर देती है और ज़्यादा खूबसूरत बन जाती है। वह चौथी बॉडीगार्ड से कहती है कि पीछे मुड़ो। जब वह पीछे मुड़ती है तो रेन हैरान हो जाती है क्योंकि वह लड़की और कोई नहीं बल्कि रेन की ही बहन मिंग थी। इससे पहले कि कैमरे वहां पर ब्यूटी रेड करते, रेन भागते हुए उसे छुपा लेती है, जिससे कैमरा रुक जाता है। रेन मिंग से पूछती है कि वह इस जगह पर क्या कर रही है। इससे पहले कि मिंग कोई जवाब देती, वह उसके मुंह पर अपने मार्कर से ड्राइंग बना देती है और कहती है कि आखिर तुम भी मेरे जाल में फंस गई। रेन पॉल को देखकर काफी ज्यादा हैरान होती है क्योंकि उसने उसकी बहन का सिर्फ चेहरा लिया हुआ था, यानी वह किसी भी तरह के व्यक्ति का चेहरा ले सकती है। अपने डिटेक्टर की मदद से रेन पॉल से पूछती है कि आखिर क्यों उसने उसकी बहन को बीच में लाया और वो उसके बारे में कैसे जानती है। पॉल बताती है कि इतनी रिसर्च करना उतना मुश्किल नहीं था। इसके बाद वह अपना मास्क बाहर निकालती है और रेन से कहती है कि क्या तुम तैयार हो चुकी हो। यहाँ अब ब्यूटी डिटेक्टर कैमरा उन दोनों को स्कैन करने लगते हैं। रेन के मुंह पर मार्कर से ड्राइंग बनी हुई थी, जिससे वह पॉल के सामने वह और भी ज्यादा बदसूरत दिख रही थी। इससे पहले कि कैमरा रेन पर शूट करता, वहां फूल आकर उसकी डिवाइस को ब्लॉक कर देते हैं, जिससे उसका प्रोजेक्टर खराब हो जाता है और वह अलग अलग तरह के अगली फेस बनाने लगता है। ये देखकर कैमरा कुछ भी समझ नहीं पाते और वे पॉल पर हमला करते हैं। पॉल के वहां से जाने के बाद रेन को दो चीजें दिखाई देती हैं, उसका प्रोजेक्टर और आखिरी बचा हुआ पीस। रेन को पता चलता है कि यह सब मैंने किया था। सही समय पर आकर उसने उसकी जान बचा ली थी। इसके बाद रेन में से पूछती है कि आखिर वह यहाँ कैसे पहुंची। मैं कहती है कि यह सबसे ज्यादा जरूरी नहीं है। फिर वे सारे पीसे को जोड़कर एक एल्बम तैयार करती हैं और कहती हैं कि अब समय आ चुका है ब्यूटी क्वीन के पास जाने का। वे ब्यूटी क्वीन के महल के बाहर खड़े होते हैं। मैं बताती है कि असल में ब्यूटी क्वीन ऐसी नहीं थी जैसा कि वह अब है। पहले वह काफी दयालु मानी जाती थी। वह हर भिखारी और गरीब आदमी की मदद करती थी, लेकिन समय के साथ उसकी हरकतें बदलती गईं और उसकी पूरी पर्सनालिटी भी बदल गई। उसने खुद को पब्लिक के सामने लाना भी बंद कर दिया। अब वह सिर्फ प्रोजेक्टर्स की मदद से ही टेलीकास्ट होती है और इतनी बुरी बन चुकी है कि उसने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। उसने अपने सारे बॉडीगार्ड्स को खत्म कर दिया था, सिवाय 4 बॉडीगार्ड्स के। उसके अचानक बदलने के बारे में चारों में से किसी को भी कुछ नहीं मालूम। वह अब काफी ज्यादा मिस्टीरियस बन चुकी है। रेन में से पूछती है कि क्या उसने ब्यूटी क्वीन को अपनी आंखों के सामने देखा है। मैं बताती है कि बिल्कुल नहीं, किसी ने भी नहीं देखा उसे पिछले 3 साल से। तब से लेकर अब तक वह सिर्फ अपने कास्टल के अंदर ही रहती है और बाहर नहीं निकलती। ऑर्डर्स देने के लिए वह सिर्फ कॉल करती थी और प्रोजेक्टर से मैसेज सेंड करवाती थी। ब्यूटी क्वीन के महल के सबसे पहले दरवाजे में पहुंचते हैं, जहां एक तरह की शील्ड लगी होती है। उस शील्ड को वही पार कर सकता है जो खूबसूरत हो, और अगर खूबसूरत नहीं होगा तो वही मारा जाएगा। लेकिन वे दोनों ही उस शील्ड को आसानी से पार कर लेते हैं और कई शील्ड्स को पार करने के बाद वे महल के कॉरिडोर में पहुंचते हैं। वहां ब्यूटी कैमरे लगे होते हैं। मैं बताती है कि ब्यूटी क्वीन सिर्फ दिखने में ही खूबसूरत नहीं है, बल्कि उसका दिमाग भी काफी तेज है। वे महल के मुख्य दरवाजे तक पहुंचते हैं, जहां से महल के अंदर डायरेक्ट एंट्री मिलती है। लेकिन मैं हिचकिचा रही होती है क्योंकि वह इतनी खूबसूरत नहीं है कि शील्ड को पार कर सके, इसलिए वह वहीं रुक जाती है। रेन पूरी कॉन्फिडेंस के साथ शील्ड को पार कर लेती है। अगर मैं उस शील्ड को पार करने की कोशिश करती तो वहीं मारी जाती, क्योंकि वह रेन से ज्यादा सुंदर नहीं है। रेन अकेले ही महल के अंदर जाती है। मैं उसे अलर्ट करती है कि ब्यूटी क्वीन को मारना मत, वह बुरी नहीं है, बस उसकी मदद करना। जैसे ही रेन ब्यूटी क्वीन के थ्रोन के पास पहुंचती है, ब्यूटी क्वीन पलटकर उसे देखती है।
उसे देखकर रेन की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि वह वाकई में काफ़ी ज़्यादा सुंदर थी। उसका नाम पल था और वह पल से भी ज़्यादा चमक रही थी। ब्यूटी क्वीन अपने आप को रेन से इंट्रोड्यूस कराती है कि वह ब्यूटी फैमिली की 14th रानी है। वह कहती है कि उसे नहीं लगा था कि जिसने मेरे 4 बॉडीगार्ड्स को ख़त्म किया होगा वह तुम जैसी लड़की होगी। रेन अपने पास से एल्बम निकालती है और चाबी दिखाती है और कहती है कि इसकी मदद से हम दोनों लोगों की सोच को बदल सकते हैं। लेकिन ब्यूटी क्वीन अपने कैमरों को एक्टिवेट कर देती है। रेन डरती नहीं है। ब्यूटी क्वीन कहती है कि जो सिस्टम बन चुका है उसे चाहकर भी नहीं तोड़ पाओगी। कैमरे उन दोनों की ब्यूटी को डिटेक्ट नहीं कर पाते क्योंकि दोनों ही काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हैं, इसलिए कैमरे खुद ही ब्लास्ट हो जाते हैं। जैसे ही रेन पल के नज़दीक पहुंचती है, पल गायब हो जाती है क्योंकि वह सिर्फ उसका एक प्रोजेक्टर था। पल की आवाज़ पूरे हॉल में गूंजने लगती है। वह हंसते हुए कहती है कि रेन उसके ट्रैप में फंस गई है। तभी मैं भी देखती है कि महल से एक बड़ी बैरियर पूरे देश की तरफ बढ़ रही है। इस बैरियर से जो भी बदसूरत व्यक्ति टकरा रहा है वह मर रहा है। ये देखकर रेन भागते हुए वहां से निकलने लगती है। पल की आवाज गूंजती है। अब नई दुनिया की शुरुआत होगी जहां पर सिर्फ खूबसूरत लोग ही रह पाएंगे। रेन भागते हुए सिटी में पहुंच जाती है जहां चारों तरफ पल के होलोग्राम्स बने हुए थे। पल लोगों को बता रही थी कि यह सिर्फ पहला स्तर है जिसमें सबसे बदसूरत लोग मारे जाएंगे। स्तर बढ़ते जाएंगे और एवरेज दिखने वाले लोग भी मारे जाएंगे। अंत में सिर्फ खूबसूरत लोग ही बचेंगे। रेन अपने घर की तरफ दौड़ती है क्योंकि उसे अपनी बहन की चिंता हो रही थी। वह दरवाजे पर पहुंचता है लेकिन सिक्योरिटी उसे नहीं पहचान पा रही थी, जिससे दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। तभी उसे पॉल का प्रोजेक्टर याद आता है और उसकी मदद से वह अपनी शक्ल बदल लेता है और दरवाज़ा खुल जाता है। रेन अंदर आते ही मैन को बताता है कि यह जगह उनके लिए सुरक्षित नहीं है। जैसे ही वह कदम रखती है वह हैरान रह जाती है क्योंकि उसके घर में कोई और नहीं बल्कि ब्यूटी क्वीन यानी पल मौजूद थी। असल में प्रोजेक्टर के पीछे मिंग थी और मिंग ही ब्यूटी क्वीन थी। मिंग हैरान होती है कि उसका भाई इतना खूबसूरत बन गया है और वह उसके बनाए हुए सिस्टम को तोड़ना चाहता है। मिंग कहती है, बस हो गया, एक बटन दबाओ और दुनिया में सभी को तकलीफ दो। ये सब कुछ मैंने ही किया है, मुझे इसमें कोई पछतावा नहीं है। रिन मिंग को समझाने की कोशिश करता है कि उसकी बहन इतनी बुरी कब से हो गई। मिंग कहती है, तुम मेरी बातों को कभी समझ नहीं सकते। फिर वह अपने मैकेनिज्म से रेन को पकड़कर एक बिल्डिंग से बाहर फेंक देती है। रेन रोते हुए कहता है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तभी डॉक्टर मचेटी आ जाते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अगर तुम इस दुनिया को पहले जैसा करना चाहती हो तो तुम्हें महल में वापस जाना चाहिए। वहां उस थ्रोन के पीछे इसी चाबी का ताला है। वहां तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। डॉक्टर मचेटी बताता है कि वह उसे खूबसूरत बनाया और वह मिशन में पास हो गया। पहले 10 लोगों को ऐसा बनाया गया था, लेकिन वे लालच में आकर अपने मिशन को भूल गए। अब सिर्फ तुम ही बचे हो जो इस दुनिया को फिर से ठीक कर सकते हो। रेन महल की तरफ भागते हुए पहुंचती है और थ्रोन में चाबी लगाती है, जिससे वह अंडरग्राउंड लैब में पहुंच जाती है। वहां उसे ब्यूटी क्वीन के सारे मशीन दिखते हैं। मिंग पहले से वहां पहुंची हुई थी और वह उसका स्वागत करती है। मिंग अपने मिशन के लिए लेवल बढ़ाना चाहती थी, लेकिन रेन बीच में खड़े एक बड़े पिलर में डॉक्टर मचेटी द्वारा दिया गया खून डाल देती है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि 3 साल पहले एक दिन मिंग को नदी में एक टर्टल मिलता है जो ब्यूटी क्वीन का होता है। उसके बारे में वो किसी को न बताएं ऐसा ब्यूटी क्वीन कहती है। मिंग बताती है कि उसका भाई उसे घर से बाहर नहीं निकलने देता क्योंकि वह बदसूरत दिखती है। ब्यूटी क्वीन उसे समझाती है कि उसने काफ़ी सुंदर लोगों को देखा है जो दिल से बदसूरत होते हैं, लेकिन मिंग इस बात को समझ नहीं पाती और कहती है, तुम जैसी सुंदर लड़की मेरे दुख को कैसे समझ सकती है? अगर तुम इतनी अच्छी हो तो ब्यूटी फिल्टर्स जैसे रूल्स क्यों बनाए? ब्यूटी क्वीन कहती है, मुझे इस पर पछतावा है, ये मेरे पूर्वजों ने बनाए थे, मुझे भी बुरा लगता है, मैं इन चीज़ों को बदलना चाहती हूँ। इसके बाद ब्यूटी क्वीन मिंग का दिल हल्का करने के लिए उसे अपनी लेबोरेटरी में लेकर आती है, जहाँ पर कि वह उसे काफ़ी ज़्यादा डिवाइसें दिखाती है। उनमें से आधे तो 4 नाइट के ग्रुप्स इस्तेमाल करते हैं और कुछ उसके पूर्वजों के भी हैं। इसके बाद वह उसे एक पिलर भी दिखाती है और बताती है कि इस पिलर की मदद से हम लोगों की सोच को बदल सकते हैं। पहले के ज़माने में लोग उन्हीं लोगों की पूजा करते थे जो लंबे होते थे या फिर जिनके पास पैसा होता था। उन चीज़ों को बदलने की काफ़ी कोशिश की गई थी। मेरी दादी ने इन पुराने रूल्स को हटाकर सारे रूल्स खूबसूरती पर आधारित कर दिए थे, यानी जो जितना खूबसूरत होगा वही सबसे ज़्यादा पावरफुल होगा।
लेकिन मैं भी मानती हूँ कि यह गलती थी। यहाँ हम देखते हैं कि मिंग एक गन लेकर ब्यूटी क्वीन पर शूट करती है और उसे एक बुढ़े आदमी में बदल देती है। असल में वह बुढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर मचेटी था। मिंग हंसने लगती है और कहती है कि तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यही थी कि तुमने मुझे अपने गैजेट्स के बारे में बताया। इसके बाद वह पास का एक गैजेट पकड़कर खुद को पल में ट्रांसफॉर्म कर लेती है, यानी अब वह सबसे ज्यादा खूबसूरत बन चुकी थी। डॉक्टर मचेटी उसे समझाने की कोशिश करता है कि वह काम कर रहा है कि बाकी लोगों को भी कैसे खूबसूरत बनाया जाए। वह उससे वादा भी करता है कि वह उसे ज़रूर खूबसूरत बनाएगा, पर वह इन बचकानी हरकतों को छोड़ दे। लेकिन मिंग उसकी एक भी बात नहीं सुनती। वह कहती है कि उसे खूबसूरत बनना है और अभी बनना है। डॉक्टर मचेटी उसे बताता है कि यह गैजेट वैसे भी 1 साल के बाद काम करना बंद कर देगा और उसके साथ साथ सारे लोग भी मारे जाएंगे। लेकिन मिंग उसकी एक भी बात नहीं सुनती। इसके बाद मिंग पूरी सत्ता को हड़प लेती है और अपने नए नए रूल्स बनाने लगती है। वह कैमरों को डॉक्टर मचेटी पर टारगेट करने के लिए कहती है, लेकिन डॉक्टर मचेटी यानी पल वहां से भाग जाती है खुद को बचाने के लिए। इसके बाद हम रेन को देखते हैं जो इन सारी चीज़ों को देख रही होती है। वह देखती है कि मिंग अब अपनी लग्जरियस लाइफ जी रही है और दूसरी तरफ पल जो अब एक बुढ़े में बदल गई है। जब वह इन मेमोरीज को पूरा देख लेती है तो उसके सामने पल की आत्मा आती है। पल उसे बताती है कि यह है पूरी सच्चाई। रेन उससे पूछती है कि ब्यूटी फिल्टर को कैसे बंद किया जाए। पल बताती है कि इसका जवाब उसके पास भी नहीं है। हम इसे रोक नहीं सकते, लेकिन हम ब्यूटी फिल्टर को किसी और फिल्टर में बदल सकते हैं। पल कहती है कि अब जैसे सुंदर लोग राज कर रहे हैं तो तुम इसे बदलकर बदसूरत लोगों को राजा बना सकती हो। लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि स्थिति वैसी ही रहेगी। पल कहती है कि तुम्हारे पास एक और चांस है। तुम बदसूरत लोगों को स्टैंडर्ड बना सकती हो और वे राज कर सकते हैं। तुम अपना बदला उन लोगों से निकाल सकती हो। रेन कहती है, मैं यह कैसे कर सकती हूँ? खूबसूरत निर्दोष लोग भी तो मारे जाएंगे। इसमें क्या फायदा है? पहले भी मैंने प्रिजनर्स को बिना सोचे समझे छुड़ाकर गलती की थी। मैं यह गलती फिर नहीं दोहराना चाहती हूँ। इसके बाद वह पल को बताती है कि वह उसके बनाए हुए मशीन को तोड़ना चाहती है, यानी जहां से पूरी सोर्स निकलती है, उस टावर को। पल यह सुनकर हैरान होती है और कहती है कि यह मुमकिन नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो कुछ भी हो सकता है। तुम भी मारी जा सकती हो और यह दुनिया भी तबाह हो सकती है। रेन इस खतरे को लेने के लिए तैयार हो जाती है और कहती है, या तो यह दुनिया बच जाएगी या फिर नहीं बचेगी। कम से कम किसी एक स्टैंडर्ड के व्यक्ति का रूल करना किसी दूसरे स्टैंडर्ड से बेहतर है। इससे अच्छा है कि सब साथ में ही खत्म हो जाएं। इसके बाद हम देखते हैं कि रेन के ऑर्डर पर सारे कैमरे कास्टल की तरफ बढ़ने लगते हैं, पिलर पर टारगेट करने के लिए। हम देखते हैं कि सारे ड्रोन के टारगेट की वजह से वह पिलर धीरे धीरे टूटने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि रेन भी उस जगह से गायब हो रही होती है। पल भी उस जगह से चली जाती है, ये सोचते हुए कि शायद उसने सही फैसला लिया है। बाहर जितने भी कैमरे उन्हें मारने वाले थे वे सारे डिवाइस बंद हो जाते हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर मचेटी भी पल की बॉडी में फिर से ट्रांसफॉर्म हो जाता है। यहाँ मिंग देखती है कि वह अभी भी जिंदा है। दूसरी तरफ हम रेन को देखते हैं जो पिलर के साथ साथ गायब हो जाती है। वह उम्मीद करती है कि यह दुनिया नई शुरुआत कर पाएगी। जब पिलर नष्ट होता है उसकी रोशनी काफी दूर तक दिखाई देती है। रेन अपनी आखिरी सांसों में मिंग को ही याद कर रही होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पल के पास उसकी बॉडीगार्ड आती है। वे भी उस रोशनी को देखते हैं और मिंग भी देख रही होती है। उसे देखकर वह काफी रोती है और अब लगभग 2 साल बीत चुके हैं। सभी लोगों ने अपनी नई जिंदगी जीना शुरू कर दिया है। हम पल को उसके कास्टल में देखते हैं जो अब राजगद्दी संभाल रही है। न्यूज़ में भी यही छप रहा था कि वह दिन जा चुके हैं जब यहाँ पर रानी की बहुरूपिया रहती थी। अब हमारी रानी ने राजगद्दी संभाल ली है। पल एक मीटिंग आयोजित करती है और उन लोगों से पूछती है कि क्या उन्हें मिंग के बारे में पता चल चुका है। लेकिन वे लोग पूरी कोशिश कर रहे होते हैं, पर अभी तक वे मिंग को नहीं ढूंढ पाए थे। बाहर हम देखते हैं कि सारे लोग अपनी नई जिंदगी शुरू कर रहे हैं। हर तरह के लोग शांति से रह रहे थे और लोग अभी भी खूबसूरत बनने के लिए फ़ोन के फिल्टर्स का उपयोग कर रहे थे। यहाँ हम घर में मिंग को देखते हैं जो अभी भी अपने घर से बाहर नहीं जाती और अपने कंप्यूटर पर ही चिपकी रहती है। तभी अचानक से उसके घर का दरवाज़ा खुलता है और उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। वह आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि उसके अपने की होती है। और इसी के साथ यह एनिमे यहीं पर ख़त्म हो जाता है। उम्मीद है कि आपको यह पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।